हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले ETF, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोला करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में वो सारी बातें जानेंगे जो आपको एक इन्वेस्टर, मतलब आप अगर एक ETF इन्वेस्टर है तो आपको जो बातें जानना चाहिए, उस सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो लाइक हम लोग एक कंपेयर भी करेंगे टॉप थ्री ETFs आज के टाइम में है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कंपैरिजन है उसमें से हम लोग एक जो बेस्ट ETF होगा वो चूज करके देखेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए गाइस, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 से 3 लाइक म्यूचुअल फंड, ETFs या फिर स्टॉक्स पे वीडियो लाता ही रहता हूं। तो इसीलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, और गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि एंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा सबसे बेस्ट ETFs है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सो गाइस, बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले आज के इस वीडियो में वो आपको 4 पॉइंटर्स में मिलेगा स्लाइड में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा, व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETFs। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो गाइस, अगर बेनिफिट्स है तो साथ के साथ लिमिटेशंस भी होंगे। ठीक है, एंड देन एट द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डिस्कसिंग टॉप 3 ETFs जो जिसमें हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग कंपेयर करेंगे एंड देन आउट ऑफ दोस 3 विल ट्राई टू फिगर आउट वन बेस्ट ETF फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बात करेंगे हम लोग कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETFs होता क्या है। ठीक है, सो गाइज अब हम लोग बात करेंगे कि ETFs होता क्या है। ठीक है, तो गाइज बेसिकली जो इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ETFs होता क्या है करके। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ये वैसा फंड है जो आपको एक्सचेंज में ट्रेड होता है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, मतलब शेयर जो होते हैं कंपनीज के उसकी तरह ये ट्रेड होता है। आपको जो एक्सचेंज है, जैसे कि इंडिया में आपका NSE या फिर BSE है, ठीक है, वहां पे आपको ट्रेड होता मिलेगा। आपको नॉर्मल जो टाइमिंग होता है बिजनेस आवर, दैट इज 9:15 to 3:30 का जो टाइमिंग होता है, उस दौरान आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सिमिलर टू स्टॉक्स। ठीक है, तो गाइस जब ये ETFs होता क्या है, इसमें पैसे कौन डालता है और फिर इसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो गाइस ETFs में बेसिकली होता क्या है, ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है। ठीक है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो कि आपको डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास का मतलब हो जाता है लाइक इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, कमोडिटीज हो गया, इन सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। बट गाइस एक बात आपको मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करता है, ये बेसिकली इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मान के चलो अगर मैं बात करूं आपका इक्विटी का, ठीक है, तो जो ETFs होता है ना, बेसिकली इक्विटी का जो इंडेक्स होता है ना, लाइक निफ्टी 50 की बात कर लूँ मैं, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लूँ, या फिर सेंसेक्स 30 है, तो ये जो इंडेक्स होता है ना, इसको ट्रैक करता है और इक्वल वेट, मतलब जितना वेट जिस शेयर्स का जो इंडेक्स में है उसी वेट में, मतलब उसी रेशियो में जो शेयर्स है, जैसे निफ्टी 50 में 50 शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है गाइस, तो ये होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अब ये पूल्ड, मतलब इसको जैसे मैंने बताया इसको बोला जाता है कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है, तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड ये होता है कि ये ना लाइक डिफरेंट इन्वेस्टर लाइक मैं, आप, या फिर जो मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनसे पैसे ये लोग कलेक्ट करता है एंड देन ये इन्वेस्ट करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि एसेट क्लास या इक्विटी हो सकता है, लाइक बॉन्ड, या फिर कमोडिटी हो सकता है। ठीक है, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर एसेट्स में नहीं,
उसका जो इंडेक्स होता है ना, उस इंडेक्स को ट्रैक करता है एंड देन इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो गाइज ये होता है आपका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। गाइज एक चीज और बता दूं मैं, ईटीएफ्स का अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ना डीमैट अकाउंट होना जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है। क्योंकि ये सिमिलर टू स्टॉक्स, जो स्टॉक्स का जो फीचर होता है ना कि आप मानो स्टॉक्स में खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जब चाहे खरीद लो, जब चाहे बेच लो, मतलब जो बिजनेस आवर या फिर जो ट्रेडिंग आवर होता है ना 950 × 330 का, उस दौरान। तो इसीलिए आपको ना एक डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सेल या फिर बाय ट्रांजेक्शन को मतलब इफेक्ट दे सको, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे कि ईटीएफ्स का बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। सो गाइस अब इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जो ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होता है, इनका बेनिफिट्स क्या होता है, ठीक है। मतलब इसमें इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। लो कॉस्ट कहने का मतलब जो एक्सपेंस रेशियो, जो हम लोग मतलब जो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया हुआ है कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, तो जो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में जितना होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.5% उससे भी कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो गाइस ये मैक्सिमम 2 से लेके 2.5% तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा है हमारा, वो है आप दूसरा बेनिफिट जो है वो है लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो गाइस ये ईटीएफ जो होता है वो काइंड ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। द रीजन इज, जैसे मैंने बताया कि ये थ्रू आउट द बिजनेस आवर या फिर ट्रेडिंग आवर ये ट्रेड होता है, उस दौरान आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है एंड बहुत लिक्विड होता है, मतलब जब चाहे तब आप सेल करके पैसे अपने डीमैट अकाउंट में ला सकते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईली लिक्विड मैं कह सकता हूँ इसको, बहुत लिक्विड होता है, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट बेनिफिट है इसका ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो गाइस ट्रांसपेरेंट कैसे होता है, तो इसका रीजन ये है कि सिंस जो ईटीएफ्स होता है वो आपका जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर ले लूँ तो निफ्टी 50 की एग्जांपल ले लूँ, तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है उसका जो निफ्टी में जितना वेट है उसी के उस वेट के अकॉर्डिंग ये ईटीएफ्स उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि भाई कौन से कंपनी में मेरे ईटीएफ्स ने कितने पैसे लगाया, तो आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 में देखते हैं तो वहां जाके आपको रेशियो पता चल जाएगा भाई किस कंपनी के स्टॉक्स का रेशियो क्या है, मतलब वेटेज क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई इसका इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में है और कितने वेटेज है उसका, मतलब किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और गाइस जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है नो फंड मैनेजर एरर प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइस सिंस ये जो है लाइक ईटीएफ जो है आपका इंडेक्स को ट्रैक करता है एंड इट डज नॉट रिलाई ऑन ऑन द जजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर, ठीक है। तो इसीलिए जो फंड मैनेजर, सिंस फंड मैनेजर भी एक इंसान है तो उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ सिंस जो ईटीएफ है वो आपका जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है, इसीलिए फंड मैनेजर का जजमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसीलिए बोलता है कि नो फंड मैनेजर एरर प्रॉब्लम, मतलब फंड मैनेजर से जो म्यूचुअल फंड में जो एरर होता है वो एरर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट बेनिफिट है वो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो गाइस ये एक थियरी है जिसमें बोला जाता है कि नो फंड मैनेजर कैन आउट परफॉर्म द मार्केट फॉर एवर, मतलब अगर लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप देखें तो एक फंड मैनेजर कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकता इन टर्म ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट से जब बेहतर रिटर्न बना के दे, लेकिन लॉन्गर होराइजन में या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मतलब मार्केट को बीट नहीं कर सकता है, ऐसा मानना है। मतलब अगर आप इस थियरी को फॉलो करते हैं तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है। गाइज नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे होता क्या है कि ईटीएफ्स इन इंडिया ट्रैक्स डाइवर्स प्रोडक्ट सच एज निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स 30, या फिर मान के चलिए बहुत सारे जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे आपको जो पोर्टफोलियो होता है या फिर जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि ईटीएफ्स का लिमिटेशंस क्या है करके।
सो गाइज इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट लिमिटेशन है वो है गिविंग अप अल्फा, देन सेकंड लिमिटेशन इज लिमिटेड ग्रोथ अपसाइड, एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट इज नेट ट्रेडिंग या फिर आप डीमैट अकाउंट कह लीजिए, ठीक है। तो गाइज बात करते हैं गिविंग अप अल्फा का, ठीक है। तो गाइज गिविंग अप अल्फा का मतलब ये होता है कि मतलब जो ईटीएफ इन्वेस्टर है वो लाइक पोटेंशियल्स टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स होता है उसको मिस करता है। द रीजन इज कि ही इज ओनली पैसिवली ट्रैकिंग द इंडेक्स, मतलब वो सिर्फ इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करता है, जिसकी वजह से मतलब जो पोटेंशियल्स हाई ग्रोथ कंपनीज होता है ना उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि ईटीएफ इन्वेस्टर इज गिविंग अप द पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स और द मार्केट, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आपका गिविंग अप अल्फा, ठीक है। और गाइस इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में है तो एक्टिवली मैनेज फंड कैन इजीली बीट द इंडेक्स रिटर्न, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेड ग्रोथ अपसाइड, ठीक है। अब गाइस इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल कि जो इंडेक्स है, ठीक है, या फिर इंडाइसेस जैसे निफ्टी या फिर सेंसेक्स है, इसमें सिर्फ वो सारी कंपनियां होते हैं जो लाइक इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं, और ये कंपनी गाइज अपने जो जिंदगी के जो बेहतर ईयर्स इन टर्म ऑफ ग्रोथ या फिर रिटर्न कह लीजिए वो ऑलरेडी पास कर चुका होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे स्मॉल या फिर मिड साइज कंपनी होता है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है ईटीएफ, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लिमिटेड ग्रोथ अपसाइड, ठीक है। सिंस गाइस जो बड़ी बड़ी कंपनियां होता है ऑलरेडी वो मतलब मैच्योर्ड फेज में, मतलब सैचुरेशन फेज में होता है, जहां पे वो एक स्टैग्नेंट रिटर्न्स आपको दे सकता है, लाइक 12% या 15% का रिटर्न आपको रेगुलरली दे सकता है। बट अगर आप चाहेंगे कि मुझे मतलब एकदम बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिले तो मतलब ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि लिमिटेड ग्रोथ अपसाइड। और गैस थर्ड लिमिटेशन जो कि मेरे हिसाब से कोई लिमिटेशंस नहीं है, बोलता है कि नीड डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो गैस ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ईटीएफ से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट या फिर आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। द रीजन इज क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो आपको मतलब बाय और सेल जो होता है एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। बट गाइस आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग कर रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% केस में मतलब 99.99% चांस ऐसा है कि उस लोगों के पास या फिर उस इन्वेस्टर या ट्रेडर के पास आपको डीमैट अकाउंट या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो पक्का ही होगा, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टॉप 3 मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ्स आज के टाइम में कौन सा है, और हम लोग मतलब कंपेयर करेंगे बेसिकली, और एक सबसे बेस्ट जो होगा वो चूज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो गाइस अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे टॉप 3 ETFs फॉर इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2021, ठीक है। मतलब ईयर 2021 में वो टॉप 3 ETFs कौन सा है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने जो डिस्कशन के लिए लिया है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETFs, देन है आपका HDFC सेंसेक्स ETF, एंड देन है आपका SCBI ETF सेंसेक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 ETF है जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे और जानने की कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ दिस 3 विच वन इज द बेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हम लोग ट्राई करेंगे मतलब फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस इसके लिए हमने जो पैरामीटर यूज किया, सबसे पहला पैरामीटर है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर में ये तीनों ETFs का कैसा है, ठीक है। देन गाइस हम लोग बात करेंगे आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको आपको जैसे पता है कि EUM भी बोला करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे किस ETFs का EUM कितना है और मतलब बेहतर कौन सा है इसमें, ठीक है। देन गाइस हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंस रेशियो का भी, कि तीनों ETFs में से सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा किस है, तो हम इस बेसिस पे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कौन सा बेस्ट ETF है करके, ठीक है। एंड देन गाइस हम एट द एंड में जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, कि मतलब पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, मतलब अगर इस तीनों ETFs की बात करें तो, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। सो गाइस अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, मतलब ये तीनों ETFs है उसका लास्ट 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बेसिस पे विल ट्राई टू फिगर आउट कि बेस्ट कौन सा है आउट ऑफ दिस 3 ETF, ठीक है।
तो गाइज अगर हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF का, ठीक है, तो गाइज इसका अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखते हैं तो गाइज ये 37.15% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर का देखिए तो 29.65% एंड देन लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइज तो 28.63% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम HDFC सेंसेक्स ETF की बात करें तो गाइज लास्ट 1 ईयर में ये 47.03 यानी कि 47% का रिटर्न दिया हुआ है। देन लास्ट 3 ईयर का अगर बात करें हम तो गाइज 14.74% जो कि नियरली 15% है। एंड देन अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो गाइज 15.07% यानी कि 15% का रिटर्न ये भी लास्ट 5 ईयर में भी दिया गया है, ठीक है। एंड देन गाइज अगर सिमिलरली हम अगर SBI ETF की बात करें तो गाइज इसने लास्ट 1 ईयर में 47.05 का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में आपको 14.75 एंड देन लास्ट 5 ईयर में आपको 15.05% का रिटर्न दिया गया है, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स के बेसिस में देखें तो गाइज लास्ट 1 ईयर में सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो बेस्ट आपका HDFC सेंसेक्स ETF या फिर SBI ETF सेंसेक्स से दोनों सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न मतलब 47% के अराउंड दिया है, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल है वो आपको 37.15% का रिटर्न दिया है, मतलब मोतीलाल ओसवाल आपको कम दिया है 1 ईयर में। बट गाइज अगर हम बात लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल इज सिंपली आउट परफॉर्मिंग HDFC सेंसेक्स ETF एंड SBI ETF सेंसेक्स, ठीक है। द रीजन इज कि जो लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में अगर देखते हैं आप तो 29% के अराउंड जो आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है उसने अराउंड 29% का रिटर्न दिया हुआ है। जबकि अगर हम बात करते हैं HDFC सेंसेक्स ETF का और SBI ETF सेंसेक्स का तो गाइज ये नियरली 15% का रिटर्न लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में दिया गया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर सबसे देखा जाए तो तीनों में सबसे जो बेस्ट निकल के आ रहा है मतलब जो लाइक आउट परफॉर्म कर रहा है SBI ETF को और HDFC ETF को वो है आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जिस रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं वो गाइज एनुअलाइज रिटर्न्स है, मतलब एनुअल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज इस बेसिस मतलब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबसे बेस्ट जो निकल के आ रहा है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF, ठीक है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर का। तो गाइज इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसको AUM भी बोला करते हैं। तो गाइज एसेट अंडर मैनेजमेंट होता क्या है? तो गाइज सपोज अगर एक ETF या फिर म्यूचुअल फंड जिस भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो वो एक पोर्टफोलियो होता है, तो उस टोटल पोर्टफोलियो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट अमॉन्ग्स मोतीलाल ओसवाल जो है देन HDFC सेंसेक्स ETF एंड देन SBI ETF। तो गाइज अगर यहाँ पे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF की बात करूँ तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है गाइज 4,351 करोड़ का। सिमिलरली HDFC सेंसेक्स ETF की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे 89 करोड़ का है। एंड देन अगर SBI ETF सेंसेक्स की बात करूँ तो गाइज ये सबसे ज्यादा है इस केस में, ठीक है, वो है आपका 48,028 करोड़ का। मतलब आप देख रहे हैं मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ मतलब 89 और 4,000 करोड़ कहाँ ये नियरली 50,000 करोड़ के आसपास में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है वो है गाइज आपका HDFC सेंसेक्स ETF। द रीजन इज सो गाइज मतलब सबसे कम जिसका AUM होता है या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसको क्यों बेस्ट माना जाता है? तो ऐसा सिंपल है कि अगर मानो जो अभी तक ग्रो नहीं हुआ है उसके पास मतलब ग्रो होने का स्पेस काफी ज्यादा है, मतलब ऊपर तक जा सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है अपने सैचुरेशन फेज में या फिर मतलब मैच्योरिटी फेज में चला जा चुका है वहां से मतलब बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड या फिर ETFs का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होता है वो उतना बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट के जो पैरामीटर या फिर जो बेसिस है इस बेसिस पे आपका HDFC सेंसेक्स ETF है उस मतलब सबसे बेस्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का। सो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो गाइस अगर आपको लाइक एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये टर्म्स अगर आपको थोड़ा बहुत लाइक कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज मेरा जो म्यूचुअल फंड पाठशाला पे जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। हालांकि मैं इसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, ठीक है। तो गाइस जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.56%।
देन HDFC सेंसेक्स ETF का है वो है 0.05%, एंड देन SBI ETF सेंसेक्स है उसका आपको 0.07%। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो HDFC सेंसेक्स ETF है वो सबको बीट कर रहा है, मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। और गाइज जिस भी फंड मतलब या चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर ETFs हो, जिसका एक्सचेंज रेशियो जितना कम होता है एक इन्वेस्टर के लिए उतना ही ज्यादा बेटर होता है वो, ठीक है। मतलब आप सिंपली आपके पॉकेट से उतना कम पैसे जा रहे हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस फंड में या फिर उस ETF में जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों में सबसे बेस्ट आपका HDFC सेंसेक्स ETF है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे सबसे बेस्ट जो आ रहा है आउट ऑफ 3 ETFs ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो वो है आपका HDFC सेंसेक्स ETF, ठीक है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे आपका जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में। तो गाइज बात करते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। सो गाइज अगर आपको पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है तो मैं बता दूं कि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। सपोज गाइज कि आपने मान के चलो कि आपने 50 शेयर्स में इन्वेस्ट किए, ठीक है, बट आपने जो 50 शेयर्स में से वो 5 ही शेयर्स ऐसे हैं जिसमें आपका जो मतलब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा है। सपोज आपने फर्स्ट 5 जो शेयर्स या फिर स्टॉक्स है उसमें आपने मान लीजिए कि 75% इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे बोला जाता है क्या है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा से ज्यादा आपको वो पहला 5 शेयर से या स्टॉक्स है उसी पे, ठीक है। तो गाइस इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे वही कि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ स्टॉक्स, मतलब टॉप 5 स्टॉक्स, मतलब 5 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कितना लाइक कॉन्सेंट्रेशन है। एंड देन हम लोग गाइस सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन भी देखेंगे, मतलब कि वो कौन कौन से सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द जो कैपिटल है वो उसी पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, ठीक है। तो बात करेंगे स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का एंड देन सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो गाइज जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF है, ये बेसिकली आपका जो टॉप 3 सेक्टर है उसमें 72.78% पैसे लगा रहे हैं। मतलब अगर सपोज मान लीजिए कि अगर ये पैसे 10 सेक्टर्स में मतलब 10 सेक्टर्स है जिसमें पैसे लगा रहे हैं, आउट ऑफ दोस 10 सेक्टर्स 72.78% this ETF is investing in only in top 3 sectors, okay, ठीक है। और गाइज हम अगर 5 स्टॉक्स की बात करूँ तो गाइज सिंस मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF है, ये काइंड ऑफ इंटरनेशनल फंड है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो डेटा अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं HDFC सेंसेक्स ETF का, तो गाइज इसका जो टॉप 5 स्टॉक्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब देखा जाए तो 47.43% जो इन्वेस्टमेंट है ये टॉप 5 शेयर्स में किया जाता है। जो रेस्ट मान के चलिए आप, जो रेस्ट 53% है वो आपको बाकी शेयर्स में पैसे लगाते हैं। तो जिसका जो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाफ ऑफ द कैपिटल जो है ये लोग 5 शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें गाइज, तो ये जो टॉप 3 सेक्टर्स है ना उसमें ये नियरली अपना 73.5% जो है टॉप 3 सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली गाइज अगर हम SBI ETF सेंसेक्स की बात करें तो गाइज यहाँ भी आपको मोर और लेस जो HDFC सेंसेक्स ETF है वो ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, जो मतलब टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन कह लीजिए या फिर टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर ले, ठीक है। तो गाइज यहाँ भी अगर टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 47.61%, जो कि HDFC सेंसेक्स ETF से मार्जिनली थोड़ा सा ही ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम गाइस यहाँ पे सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो गाइस यहाँ भी नियरली 74% जो है वो टॉप 3 सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल है पता करना कि लाइक ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा सबसे बेटर है, ठीक है। क्योंकि गाइस जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF है वहाँ पे स्टॉक्स का तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और सेक्टोरल जो मतलब सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन देखें तो यहाँ भी 73% है। HDFC सेंसेक्स ETF है वहां भी आपको 74% दिख रहा होगा, SBI ETF है वहां भी 74% दिख रहा है, और HDFC और SBI का जो स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपका नियरली 47.5% के करीब में है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल ही हो रहा है कि मतलब आप किसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम तीनों को इक्वली ट्रीट करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और गाइज बात करेंगे हम लोग कंक्लूजन का, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन का। एंड गाइज हम लोग वीडियो के मतलब एंड पार्ट की तरफ आ चुके हैं। गाइज अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट, आप नोटिफिकेशन बेल जो है मतलब उस घंटी को दबा दो ताकि आप कभी भी मेरा वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं कंक्लूजन का। तो गाइस हमने जो पैरामीटर या फिर जो बेसिस हमने यूज किया है यहाँ पे, वो है आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM, देन एक्सपेंस रेशियो एंड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो गाइस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के केस में आपका जो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है वो मतलब आउट ऑफ दोस 3 सबसे अच्छा आ रहा था। हालांकि मतलब लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसका थोड़ा कम था, बट अगर लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर का अगर देखें तो गाइस ये HDFC एज वेल जो SBI ETF है दोनों को बीट कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखे तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है ज्यादा बेहतर दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली सो गाइस अब हम बात करते हैं आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस में देखा जाए तो आपका HDFC सेंसेक्स ETF है वो सबसे बेटर दिख रहा है। द रीजन इज कि अगर आपने देखा होगा स्लाइड में तो वहां पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक जो है 100 ETF उसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट था वो गाइस अराउंड 4351 करोड़ के आसपास में था, ठीक है। सिमिलरली अगर आप SBI ETF का अगर देखते तो वो बहुत ज्यादा ही था, मतलब 48,000 करोड़ के आसपास में था उसका AUM, ठीक है। और गाइस HDFC सेंसेक्स ETF था उसका आपका 89 करोड़ के आसपास में ही था। तो इसीलिए मतलब AUM जिस ETF का जितना कम होता है उतना बेटर माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका HDFC सेंसेक्स ETF है वो सबसे बेटर निकल के आ रहा है, ठीक है। और गाइस सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो मतलब गाइस एक्सपेंस रेशियो के केस में आपका यहाँ पे अगेन HDFC सेंसेक्स ETF है वो सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है। द रीजन इज कि जो HDFC सेंसेक्स ETF है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, और अगर इसको हम SBI ETF से कंपेयर करें तो गाइस वहां पे वो मार्जिनली ज्यादा है इससे 0.07%, ठीक है। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मोतीलाल ओसवाल से तो गाइस वहां उसमें और इसमें बहुत का डिफरेंस है, मतलब वो कहाँ 0.56% और ये कहाँ 0.05%, ठीक है। मतलब सो गाइस यहाँ जो सबसे बेस्ट बन के आ रहा है वो है आपका HDFC सेंसेक्स ETF, ठीक है। तो गाइज हम बात करते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो गाइज हमने देखा कि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन के केस में वो चाहे स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर आपका सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है। तो दोनों के केस में ही जो HDFC सेंसेक्स ETF है या फिर आपका SBI सेंसेक्स ETF है वो दोनों मतलब मोटा मोटी एक जैसा ही दिख रहा था, ठीक है। और बात करें मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF का तो गाइज वहां पे स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का इन्फॉर्मेशन तो था ही नहीं हमारे पास, सिर्फ सेक्टोरल मतलब कंसंट्रेशन था, वो भी नियरली आपका 73-74% के आसपास में था, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू HDFC सेंसेक्स ETF एंड SBI सेंसेक्स ETF, ठीक है। बस इस बेसिस पे ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल था कि तीनों में से बेहतर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों को ही मतलब साथ लेके चला था कि तीनों को भी कंसिडर कर सकते हैं करके, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर का, मतलब ये जो फंड्स है इसमें किस किस फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का एज वेल एज जो शार्प रेशियो जिसको बोलते हैं, शार्प रेशियो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसके लिए हमने सिर्फ जो चूज किया हुआ है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF एंड HDFC सेंसेक्स ETF, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर आप SBI सेंसेक्स ETF की बात करें तो किसी भी एंगल से मतलब सिलेक्ट होने का यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोगों का जो कंपटीशन रह गया हुआ है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF एंड HDFC सेंसेक्स ETF में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो रिस्क फैक्टर देख रहे हैं इसी दोनों ETF में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF का, तो गाइस यहाँ पे अगर हम मीन एवरेज देखें, मतलब रिटर्न्स का जो होता है ना मीन लास्ट 3 ईयर का वो देखे यहाँ पे, तो गाइस वो 29 का है, ठीक है। मतलब आपका लास्ट 3 ईयर का मीन एवरेज जो आपका रिटर्न्स का है वो 29 है। अगर सिमिलरली अगर हम आप HDFC सेंसेक्स ETF की बात करें तो गाइस यहाँ पे 16.75% है, ठीक है। तो लाइक लास्ट 3 ईयर का मीन एवरेज देखे रिटर्न्स का, तो गाइस यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल ऑब्वियसली बीट कर रहा है HDFC को, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन ना मतलब एक डेविएशन फैक्टर होता है जो कि आपका डिस्पर्सन पॉइंट से डेविएट करता है उतने परसेंट से, ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है इन केस ऑफ मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि आपका जो एवरेज जो रिटर्न्स है वो 25% है, ठीक है।
तो अब ये 20% डेविएशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न है, मतलब जो आपके एस्टिमेटेड रिटर्न है 25%, और आपका जो एक्चुअल रिटर्न जो आ सकता है वो आ सकता है 25%, आइदर प्लस और -20%, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है। मतलब आपका एस्टिमेटेड रिटर्न से वो 20% डेविएट हो सकता है, आइदर पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हम देखें मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF का, तो यहाँ पे 20% है। सिमिलरली अगर हम HDFC सेंसेक्स ETF की बात करें तो गाइस वहाँ पे 22.01% है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम हो उतना ज्यादा स्टेबल होता है आपका जो म्यूचुअल फंड है या फिर ETF से, ठीक है। तो इसीलिए जिसका आपका स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम हो उसमें वोलेटिलिटी उतना कम होता है और वो बेटर होता है। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे भी अगर देखें तो आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है वो ज्यादा बेटर या फिर बेहतर दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस शार्प रेशियो का, ठीक है। तो गाइस शार्प रेशियो क्या होता है, तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो शार्प रेशियो ये बोलता है कि आपने जितना रिस्क लिया उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न्स कितना मिला है, ठीक है। तो शार्प रेशियो इस चीज को दिखाता है। सपोज आप 100 रुपीज कमाने के लिए अगर 1 का रिस्क लेते हैं, 1 रिस्क लेते हैं, तो उसके मतलब मुकाबले आपको रिटर्न्स कितना दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम शार्प रेशियो की बात करें मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF का, तो यहाँ पे जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.24, ठीक है। और HDFC सेंसेक्स ETF की बात करें तो वो है 0.57%, ठीक है। तो गाइज अगर हम 1.24 का मतलब देखें तो ये क्या है कि अगर आप 1 रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न ना 1.24 मिलता है, मतलब आप 24% एक्स्ट्रा कमाते हैं, ठीक है। बट HDFC सेंसेक्स ETF में अगर आप 1 रिस्क लेते हैं तो आपको ना 0.57 ही आपको रिटर्न मिलता है। मतलब देखा जाए तो रिस्क जितना लेता है रिस्क के अनुपात में आपको रिटर्न्स कम मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि शार्प रेशियो जिस फंड मतलब म्यूचुअल फंड या फिर ETFs का जितना ज्यादा होता है वो उतना ही बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो गाइस इस केस में अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है उसका शार्प रेशियो 1.24 है। अगर आप कंपेयर करते हैं HDFC सेंसेक्स ETF का शार्प रेशियो जो कि 0.57% है। तो इस बेसिस पे भी आपका जो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है वो सबसे बेटर निकल के आ रहा है, ठीक। तो गाइज अगर हम सब जितने भी हमने डिस्कशन किया, जितने भी पॉइंट्स सबको अगर कंसोलिडेट करके अगर एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं तो गाइज यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ETF निकल के आ रहा है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF, जो कि हर एक एंगल से अगर मैं देखूं तो बाकी जो SBI या फिर HDFC ETF है उसको बीट कर रहा है, ठीक है। तो गाइज अगर आप मेरे से पूछते हो कि आप किस में इन्वेस्ट करोगे अभी के टाइम में, तो गाइज मेरा आंसर बहुत सिंपल है कि मैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF के साथ जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किसी और लाइक HDFC सेंसेक्स ETF या फिर SBI ETF की तरफ जाना चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्यों, अगर आप क्यों जाते हैं वो भी बताइए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। और गाइस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बाकी अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सब में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बात करेंगे म्यूचुअल फंड ETF या फिर किसी स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।